वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फेडरलिज्म कंसेप्ट की इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश करते हैं और जितने भी कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म है उन सभी कंसेप्ट्स को हम समझने की सही तरह से कोशिश करते हैं। ये जो फेडरलिज्म की टर्म है इसका जो ओरिजिन है वो हुआ है एक लैटिन वर्ड से। इसका ओरिजिन हुआ है दैट मीन्स फ्यूडस। मीन्स फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है ये लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है, फ्यूडस से इसका ओरिजिन हुआ है, विच मीन्स ट्रीटी और एग्रीमेंट। Federalism has been derived from a Latin word feudus, which means a treaty or agreement. Federalism, it is a system of governance wherein there are two levels of the government. जहां पर two levels of the government exist कर रही होंगी और उसको हम कहेंगे it is the system और it is the model of federalism। और यहां पर ये जो two levels of government हैं इनको हम सेंट्रल लेवल या हम ये कहेंगे कि जो वेरियस यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम कहीं पर स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं, कहीं पर हम इन्हें प्रोविंसेस के नाम से भी जानते हैं, कहीं पर इन्हें हम कैंटोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो फेडरलिज्म का कंसेप्ट ये हुआ वायर देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट and the state government are the various units of the government which may be known by different names. Somewhere it is state government, somewhere it is provincial government, somewhere these are called as cantons. तो फाइनली जो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान जो इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है इट इज ऑन द बेस ऑफ दिस ट्रीटी एंड इट इज ऑन द बेस ऑफ दिस एग्रीमेंट। सो इसीलिए ये जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है इसे हम ट्रीटी और एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इन दिस कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म देयर इज कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। फेडरलिज्म का जो कोर है दैट मीन्स देयर मस्ट बी ए कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिटवीन द state government, or we can say between the provincial government. So there must be a complete division of powers and most importantly फेडरलिज्म को हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि ये जो सेंटर गवर्नमेंट है, ये जो सेंटर गवर्नमेंट है और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों ऑपरेट विद इन दियर सेपरेट और इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन। इनकी यहां पर सेपरेट और इंडिपेंडेंट, इसका मतलब हुआ फेडरल, इसका मतलब हुआ फेडरल कंसेप्ट का जो गवर्नेंस है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है, इनके दरमियान पावर्स भी डिवाइड होते हैं और साथ ही साथ इनकी अपनी इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन होती है। इसका मतलब हुआ इनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन है और इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव लॉ, इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव पावर्स इनके पास होते हैं। तो ये है कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। होप यहां तक आपने समझा होगा कि फेडरलिज्म का जो ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड से हुआ है, फ्यूड से हुआ है, जिसका मतलब है ट्रीटी और एग्रीमेंट। फेडरलिज्म एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जिसमें टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं, सेंट्रल लेवल एंड वेरियस यूनिट्स जिनको हम कहीं पर स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं, कहीं पर प्रोविंसेस के नाम से भी जानते हैं, कहीं पर हम कैंटोन्स के नाम से भी जानते हैं। यहां पर कंप्लीट डिवीजन ऑफ द पावर होता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है टू लेवल्स पर, दे हैव देयर इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन टू ऑपरेट their legislative powers or to operate to make their legislative acts। इनके यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन दी हुई है। इसके अपोजिट में जो मॉडल हमारे पास है गवर्नेंस का उसे हम कहते हैं यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है यहां पर सेंटर गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है एक बात, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए
डिफरेंट यूनिट्स जिन्हें हम स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम प्रोविंसेस के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम कैंटोन्स के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए डिफरेंट यूनिट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन दीज यूनिट्स मे रिमेन सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ये यूनिट्स बने हैं, यहां पर जो ये स्टेट्स बने हैं, ये यहां पर इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बल्कि ये यहां पर सबऑर्डिनेट रहेंगे। दैट मीन्स कि दे कैन नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दे डू नॉट हैव द इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव पावर्स। और यहां पर इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, लेकिन वो सबऑर्डिनेट हैं विद रेस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पोजीशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर आप याद रखोगे, देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर्स। मीन्स कि यहां पर जो डिवीजन ऑफ पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान, यहां पर नो डिवीजन ऑफ पावर होता है। यूनिटी गवर्नमेंट में देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट और विद रेस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, while as all powers are concentrated in the hands of only central government। यहां पर क्या है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर्स। होप यहां तक सही तरह से अब आप कंपैरिजन कर पाओगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्दर हम याद रखेंगे, ये जो फेडरल सिस्टम में जुडिशरी का कंसेप्ट है, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन रखती है। पहले आप ये याद रखोगे, यहां पर जो जुडिशरी है ये एक इंडिपेंडेंट पोजीशन यहां पर रखेगी। फेडरल कंसेप्ट में जुडिशरी के पास इंडिपेंडेंट पोजीशन होती है एंड इट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसके पास कौन सा पावर है, जुडिशियल रिव्यू का। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोविजंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फेडरल प्रोविजंस पार्लियामेंट के जरिए पास किए जाते हैं, वहां पर जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है इनके दरमियान कोऑपरेशन होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि फेडरल एस्पेक्ट्स पर जो सेंटर गवर्नमेंट है वो यूनिलेटरली डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी लॉ, कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन जो पार्लियामेंट के जरिए पास की गई, यहां पर जुडिशियल रिव्यू करेगी अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इफ दैट वेरी लॉ इज इन फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट may be incorporated in the Indian constitution, that may be incorporated to constitution, and if that very law is in against the provision of the constitution, that may be declared null and void by the constitution. So power of judicial review, or we can say judiciary can interpret the constitution, judiciary can interpret the constitution, or judiciary can interpret the constitution in this federal model of governance। एक और कंसेप्ट आप याद रखोगे कि जो sources of revenue for both levels, that means center level and state level, are specified by constitution itself। कि जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहां पर टैक्स कलेक्ट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कहां पर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और अपने अफेयर्स को चला सकते हैं, और इनका जो ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए फेडरल कंट्रीज में स्पेसिफाई किया जाता है कि कहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी और किन किन सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और किन किन सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट होगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ये भी फेडरल मॉडल में कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही स्पेसिफाई किया जाता है। अब जो फेडरल एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मींस कि फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट। इट मींस कि जो फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फेडरल फीचर्स ऑफ द गवर्नेंस है, उन पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए कोई चेंज लाई जाएगी तो वहां पर यूनिलेटरली सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर लेजिस्लेशन पास नहीं कर सकती है। वहां का प्रोसीजर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए पार्लियामेंट में बिल इनिशिएट की जाएगी, दोनों हाउसेज से 2/3 मेजॉरिटी के जरिए जब बिल पास हो जाएगी, स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए जब बिल पास हो जाएगी, सेम बिल मे बी sent to all the state legislatures of the
कंट्री और उसके बाद जब हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स की कंसेंट आई पॉजिटिव में और उसके बाद ही सेम बिल वापस जाएगी पार्लियामेंट को, उसके बाद ही ये बिल जाएगी प्रेसिडेंट को, उसके बाद ही प्रेसिडेंट बिल को साइन करेगा, देन द बिल विल बिकम एन एक्ट। इसका मतलब हुआ यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिलेटरल एक्शन नहीं लिया बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कंसल्ट किया while taking any legislative action on any federal provision of the constitution। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फेडरल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, these cannot be unilaterally changed by central government। means कि फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which deals with center and state government, if the central government decides to change any federal provision, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिलेटरली ये डिसाइड नहीं कर सकता है, वहां पर इसे स्टेट्स को भी अंडर कंसिडरेशन लेना है, उनकी भी कंसेंट उसमें चाहिए, तब ही वो प्रोविजन जो फेडरल एस्पेक्ट से डील करता हो उसमें चेंज लाई जा सकती है। तो ये है कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, मींस कि जहां पर दोनों स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक बैलेंस्ड वे में चले और सही तरह से जो विद कोऑपरेशन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को पास किया, लेजिस्लेटिव एक्ट्स को पास किया जाएगा, डिवीजन ऑफ पावर्स होगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगा, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाइड होंगे और लेजिस्लेटिव एक्ट्स की जुरिस्डिक्शन हो, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की जुरिस्डिक्शन हो बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुडिशरी के पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हो और पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन हो। और ये जो सभी सिस्टम है, ये जो सभी फीचर्स हैं, ये जो सभी बातें हैं, ये एक फेडरल गवर्नेंस को दर्शाती हैं। यही कहता है, ये है कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। अब ये जो फेडरल कंसेप्ट है इसके क्या एडवांटेजेस हैं? Accommodation of diversities, it is the first advantage while implementing the governance model of federalism in a country। जब हम फेडरल प्रोविजंस पर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को या अपनी कंट्री को रन करवा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंट्री की डाइवर्सिटीज होती हैं, रीजनल डाइवर्सिटीज, उनको यहां पर हम एकोमोडेट कर सकते हैं। इट मे प्रमोट द यूनिटी ऑफ ए कंट्री। कंट्री की जो यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया की हम बात लेंगे तो इसको भी यहां पर बरकरार रखा जा सकता है। कंट्री की जो यूनिटी है इन डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी के बीच में कंट्री को यूनाइटेड करके रखना, यह भी फेडरलिज्म गवर्नेंस के मॉडल को इंप्लीमेंट करने से हमें फायदा आ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट between center and state government is prescribed by the constitution। So in this federal model of governance there is a mutual trust and both center and the state may operate within its jurisdiction prescribed by the constitution itself। तो ये हमारा फेडरल मॉडल कहलाता है। अब ये जो फेडरल मॉडल है ये दो तरह के मॉडल है, मींस इंडिया भी एक फेडरल कंट्री कहलाती है लेकिन यूएसए भी एक फेडरल कंट्री कहलाती है। अब यूएसए का जो मॉडल है फेडरल वाला वो कौन सा मॉडल है और इंडिया का जो मॉडल है फेडरल वाला ये कौन सा मॉडल है, इसको भी हम सही तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ फेडरल कंट्रीज। दो तरह या दो तरीकों से हम एक कंट्री को फेडरल कंट्री के नाम से जान सकते हैं या फेडरल कंट्री हम कह सकते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर मॉडल, एक होता है होल्डिंग टुगेदर मॉडल। फर्दर ये जो कमिंग टुगेदर वाला मॉडल है इसे हम कहते हैं बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन
और ये जो होल्डिंग टुगेदर वाला मॉडल है इसे हम कहते हैं बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन का कंसेप्ट जो है ये क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कमिंग टुगेदर मॉडल वाला समझेंगे या बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब ही है कि डिफरेंट स्मॉल स्टेट्स ज्वाइन टुगेदर हो जाती हैं और एक बिग कंट्री बनाती हैं, एक बिग फेडरल कंट्री बनाती हैं। तो इसका मतलब हुआ बहुत सारी कंट्रीज इंटीग्रेट हो जाती हैं। तो इसीलिए हम इसे बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन बी कह सकते हैं। इसीलिए हम इसे बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से बी समझ सकते हैं या बाय वे ऑफ कमिंग टुगेदर बी कह सकते हैं। तो स्मॉल militarily weak states join together and form a big फेडरल कंट्री। यहां पर कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर होता है और दोनों सेंटर एंड स्टेट जो दोनों यूनिट्स हैं यहां पर इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन होती है। अब ये कौन सी कंट्रीज हैं? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कमिंग टुगेदर मॉडल मीन्स इसे हम बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, स्मॉल मिलिटरीली वीक स्टेट्स ज्वाइन टुगेदर हो जाती हैं और एक बिग फेडरल कंट्री बनाती हैं। इसे हम कमिंग टुगेदर मॉडल ऑफ फेडरल कंट्री कहते हैं या बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डिवीजन ऑफ द पावर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन होती हैं और इसके एग्जांपल हमारे पास हैं यूएसए, इसके एग्जांपल हमारे पास है स्विट्जरलैंड, इसके एग्जांपल हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पर हम समझ सकते हैं कि ये जो यूएसए है इसे हम यूएसए के नाम से जानते हैं, मींस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत सारी स्टेट्स यूनाइटेडली कंबाइन होकर आई है और फिर अमेरिका बनाया है। तो यही है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। और ये जो मॉडल है ये हमारा कमिंग टुगेदर वाला मॉडल है। यहां पर दोनों सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास बराबर इंडिपेंडेंट पोजीशन होती है, इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन होती है और दोनों यूनिट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। अब जो दूसरा मॉडल है जिसे हम बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है, ए बिग डाइवर्स कंट्री is divided into various units, जिन यूनिट्स को हम स्टेट्स के नाम से भी कहते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस। इसमें एक बड़ी कंट्री होती है जिसे डिवाइड किया जाता है बहुत सारे यूनिट्स में जिन्हें हम स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस, मींस अपनी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन सही तरह से रन करे। तो इसलिए हम इसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर वाला मॉडल या बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। मींस वो एक बड़ी कंट्री हम डिवाइड करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर होल्डिंग वाला मॉडल क्या है कि यहां पर उन्हें हम इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं देते हैं इन द डोमेन ऑफ सेंटर गवर्नमेंट। अब ये वाला मॉडल ऑफ फेडरल कंट्री है, यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ मोर पावर्स इन द डोमेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, लेकिन यहां पर हमने क्या पढ़ा था, कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर। लेकिन यहां पर क्या है, इनकंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ मोर पावर्स इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब हुआ कि स्टेट्स के पास ज्यादा पावर्स नहीं होते हैं। और अब क्या है, यहां पर स्पेसिफाइड ज्यूरिसडिक्शन।
स्पेसिफाइड ज्यूरिसडिक्शन, इसका मतलब हुआ कि यहां पर डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन दोनों के पास जो ज्यूरिसडिक्शन है वो डिफाइन की हुई है। तो यहां पर है इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन, तो यहां पर इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां पर लेजिस्लेशन बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कहां पर लेजिस्लेशन बना सकती है, और ये अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज like India, like Spain, like Belgium। ये जो कंट्रीज हैं इन्हें हम इस तरह के फेडरल मॉडल के नाम से जानते हैं। इंडिया, इट बिकेम इंडिपेंडेंट एज a big country, and after that it was divided into various units only for the purpose of administrative conveniences, and in India there is concentration of more powers in the hands of central government. That means central government is more powerful as compared to state government, and the jurisdiction of both the center and the state government has been specified, has been mentioned, has been given by the constitution. And most importantly, India, Belgium and Spain, India, Belgium and Spain are some of the countries which followed this very concept of federalism, wherein the big country is divided into various units. So holding together model में, होल्डिंग टुगेदर वाला मॉडल हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर एक बड़ी कंट्री हम डिवाइड करते हैं बहुत सारे यूनिट्स में, और इन यूनिट्स को हमने होल्ड करके रखना होता है एज द पार्ट ऑफ द यूनियन। मींस ये इस यूनियन का हिस्सा होते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट पोजीशन इनके पास नहीं होती है, और इसलिए हम इन्हें और इसलिए हम इन्हें कंप्लीट पावर नहीं देते हैं। जब हम इनको कंप्लीट पावर देते हैं तो इनको क्या होता है, इनमें सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज क्रिएट हो सकती हैं, तो ये इंडिया से अलग भी हो सकती हैं। तो इसलिए यहां पर होल्डिंग मॉडल वाला अपनाया हुआ है हमने। यहां पर हम इनके हक में पावर कम रखते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा रखते हैं, ताकि इन पर हमारा हम है, और ताकि इन पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो हमेशा बना रहे। तो यही होता है होल्डिंग मॉडल वाला कंसेप्ट। होप अभी तक जितने भी कंसेप्ट हमने फेडरलिज्म से रिलेटेड पढ़े, सभी कंसेप्ट्स आपने सही तरह से अंडरस्टैंड किए होंगे। अब जो हमारा दूसरा सब टॉपिक है दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। किन सूरतों में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है? तो अगरचे इंडिया एक कंप्लीट फेडरल कंट्री नहीं है, लेकिन इंडिया में भी फेडरल प्रोविजंस इनकॉर्पोरेटेड हैं, इंडिया में भी फेडरल प्रोविजंस इंप्लीमेंटेड हैं। तो किन सूरतों में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है, इंडिया भी फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर अपनी कंट्री को रन करवा रहा है? तो ये हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट डिक्लेयर्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट फर्स्ट, आर्टिकल फर्स्ट है, ये कहता है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बट ये जो वर्ड है, या हम कहेंगे जो कंसेप्ट है फेडरलिज्म का, although India is a federal country, but the constitution has not mentioned a word federal in any of its articles. Although India is a union of states under Article 1 of the Indian Constitution, but the word federal or federalism has nowhere been used in the Indian Constitution. अगरचे इंडिया फेडरल कंट्री ही है, या फेडरल मॉडल्स भी यहां पर इंप्लीमेंटेड हैं, लेकिन फेडरल कंसेप्ट का ये जो वर्ड है, फेडरल वर्ड, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल के जरिए मेंशन नहीं किया गया है। तो हम ये कहेंगे कि नो आर्टिकल mentions the word federal। अब क्या है यहां पर फेडरल प्रोविजंस कौन कौन से हैं, वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या जो इंडिया में एप्लीकेबल हैं? अगर हम कहेंगे ओरिजिनली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट प्रोवाइडेड two levels of government। मीन्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 ऑफ जन 1950 को इंप्लीमेंट हुई है, यहां पर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट दी हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन लेटर क्या हो जाता है, लेटर बाय
73rd and 74th Constitutional Amendment Act, third level of government created, जिसे हम पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज के नाम से जानते हैं। और ये जो 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पास हुआ है, ये 1992 में पास हुई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 24th of अप्रैल 1993, और इसलिए 24th अप्रैल को हर साल पंचायत डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी हमने यहां पर क्या समझा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहां पर हमें दे रही थी, लेटर वाया 73rd अमेंडमेंट एक्ट, वाया 74 अमेंडमेंट एक्ट। ये जो अमेंडमेंट एक्ट था 1992 को पास किया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 24th अप्रैल 1993, इसे इफेक्ट दिया गया। तो इसलिए ये जो दिन है 24th अप्रैल पंचायत डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर इन अमेंडमेंट के जरिए थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाई जाती है, 73rd के जरिए पंचायत लाया जाता है, 74 के जरिए म्युनिसिपैलिटीज लाया जाता है। तो इस तरह से इंडिया में थर्ड लेवल्स या 3 लेवल्स ऑफ जो गवर्नमेंट है वो इंप्लीमेंटेड हैं। Center government at the top, below it that is state government at the state level, and make democracy at the grassroots level. The third level of the government was created, that is called as the local self government. अब यहां पर इंडिया में क्या है, ये जो each level है it has its specified jurisdiction। अभी हमने समझा था कि जो होल्डिंग टुगेदर वाला मॉडल है या जो डिसइंटीग्रेशन मॉडल है, जो डिसइंटीग्रेशन वाला मॉडल है वहां पर इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है बल्कि स्पेसिफाइड ज्यूरिसडिक्शन है वाया कॉन्स्टिट्यूशन। मींस सभी लेवल्स के लिए जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए डिफाइन की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट कहां पर लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहां पर लॉ बना सकती है, लोकल गवर्नमेंट के पास किन अफेयर्स के पावर्स हो सकते हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए स्पेसिफाई किया गया है, डिफाइन किया गया है, सो दैट इनको विद इन दियर ज्यूरिसडिक्शन ही लेजिस्लेटिव एक्ट्स को पास करना है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए वाजिया किया गया है। तो इसलिए हमारा जो मॉडल है ये होल्डिंग वाला है, ये डिसइंटीग्रेशन वाला है। यहां पर दोनों सेंटर एंड स्टेट के पास इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं हो सकती है और इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं हो सकती है। अब यही कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 ऑफ जन 1950 को इंप्लीमेंटेड हुई है, इट प्रोवाइड्स ए थ्री-फोल्ड क्लासिफिकेशन of powers. Constitution has provided a threefold classification of legislative powers, means 3 तरह की तरीके हैं जिनके जरिए से सेंटर स्टेट ऑपरेट कर सकते हैं अपने लेजिस्लेटिव एक्ट्स को। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए स्पेसिफाई क्लासिफिकेशन दी गई है इसे हम जान सकते हैं लिस्ट सिस्टम से, लिस्ट सिस्टम के नाम से हम जान सकते हैं। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है, और ये जो 7th शेड्यूल है इट डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर सिस्टम है ये स्पेसिफाई किया हुआ है 3 लिस्ट्स के जरिए, इसे हम लिस्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और ये जो 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये डील करता है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ना ये 3 लिस्ट्स के जरिए वाजिया किए गए हैं। इनको हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अब हम यहां पर समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड लिस्ट्स एंड दीज लिस्ट्स आर 3 इन नंबर। अब पहला जो हमारा लिस्ट है इसे हम कहते हैं यूनियन लिस्ट। ये जो यूनियन लिस्ट है इसमें जो मैटर्स हैं, मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस रखे गए हैं।
और वो मैटर्स रखे गए हैं जिन पर हमें यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन चाहिए। मींस पूरी कंट्री के लिए जहां पर हमें यूनिफॉर्म लॉज चाहिए, वही सब्जेक्ट्स, वही जुरिस्डिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में रखी गई हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी, पोस्टल सिस्टम, एटीसी। यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं डिफेंस जो है, इंडिया की बॉर्डर्स को जो डिफेंस प्रोटेक्ट करती हैं, डिफेंड करती हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और इसमें कोई भी चेंज लाना, इसमें कोई भी पॉलिसी लाना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, न कि स्टेट गवर्नमेंट का। फॉरेन अफेयर्स, बाकी कंट्रीज से कैसे रिलेशन रखे जाएंगे, ये हर एक स्टेट खुद तय नहीं करेगी, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर भी रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें कोई पॉलिसी लानी होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिप्रेजेंट करेगी। जो कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके साथ डील करेगा। करेंसी जो इंडिया की है एक ही है और एक ही रहेगी, तो पूरे स्टेट, सभी स्टेट्स की एक ही रहेगी, तो कोई स्टेट अपनी खुद की करेंसी नहीं ला सकता है। तो अब अगर इसमें कोई पॉलिसी लानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही ला सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी लाई गई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए लाई गई थी। क्यों? कि जो करेंसी का जो सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है। पोस्टल सिस्टम जो है या जो बैंकिंग सिस्टम है, तो हमने यहां पर क्या समझा, वो मैटर्स जिनमें हमें यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, वो यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं। और ये जो यूनियन लिस्ट है, यहां पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है लेजिस्लेटिव एक्ट्स को पास करने की। यहां पर स्टेट का कोई भी इंटरफियर, स्टेट के पास इस वाले लिस्ट में कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब दूसरा जो हमारे पास लिस्ट है सेकंड, इसे हम कहते हैं स्टेट लिस्ट। ये जो स्टेट लिस्ट है, इसमें मैटर्स ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस, या हम कहेंगे कि जो स्टेट इंटरेस्ट के मैटर्स होते हैं, उनको स्टेट लिस्ट में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक स्टेट की खुद की पुलिस होती है, तो मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, ये स्टेट के डोमेन में आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ट्रेड है, या हम कहेंगे जो कॉमर्स है, या हम कहेंगे कि जो इरिगेशन है, जो एग्रीकल्चर है, इट इज अंडर द डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज अंडर द डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इन मैटर्स पर अगर लेजिस्लेशन लानी है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही ला सकती है। इन नॉर्मल सिचुएशंस, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकती है, इसका मतलब है कि यहां पर स्टेट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में, जब स्टेट में सही तरह से गवर्नमेंट रन करती है, जब स्टेट के जो प्रिंसिपल, जब स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन रन करती है, तो वहां पर नॉर्मल कंडीशंस में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहां पर पावर नहीं है। लेकिन जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है, स्टेट गवर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन रन नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए इमरजेंसी इंप्लीमेंट की जाती है, उन सिचुएशंस में कहीं कहीं पर स्टेट लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए लेजिस्लेशन पास की जा सकती है। और तीसरा हमारा जो लिस्ट है, इसे हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। और ये जो लिस्ट है, इसमें मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट रखे जाते हैं। कॉमन इंटरेस्ट का मतलब हुआ जो स्टेट का कंसर्न भी होगा, सेंटर का कंसर्न भी होगा, इसमें वही मैटर्स रखे जाते हैं। तो हम यहां पर कहेंगे कि जो मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हैं, उनको कंकरेंट लिस्ट में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहेंगे जो एडुकेशन है, जो फैमिली प्लानिंग है, जो फॉरेस्ट हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, ईटीसी, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर लॉ बनाना है, तो कंकरेंट लिस्ट में क्या है, यहां पर कंकरेंस ली जाती है। तो ये जो
लिस्ट हैं यहां पर दोनों, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ टाई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक सब्जेक्ट पर लॉ बनाया, अब इंप्लीमेंट किन का होगा? तो सेंट्रल लॉ विल प्रिवील ओवर द स्टेट लॉ। तो सेंट्रल लॉ ज्यादा पावरफुल रहता है एज कंपेयर टू स्टेट लॉ। तो यहां पर आप याद रखो, ये यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और सेंटर के पास पावर है। लेकिन in case both the center and the state government will make a law on any of the list mentioned in the concurrent list, the center law will prevail over the state law. लेकिन in case the center legislature had passed the law and had implemented the law, इन दैट वेरी केस वहां पर स्टेट के जरिए जो कंकरेंट सब्जेक्ट पर बनाया गया लॉ है वही इंप्लीमेंट होगा, तो वहां पर सेंट्रल लॉ प्रिवेल नहीं होगा। लेकिन मोस्ट केसेस में अगर अभी स्टेट गवर्नमेंट का लॉ प्रोसेस में ही है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लॉ इंप्लीमेंट होगा इन दिस कंकरेंट लिस्ट। अब कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो ना ही यूनियन लिस्ट में रखे गए, ना ही स्टेट लिस्ट में रखे गए, ना ही इस कंकरेंट लिस्ट में रखे गए, ना ही जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी, ना ही उन फील्ड्स का, उन डोमेन्स का, उन एस्पेक्ट्स का, उन कंसेप्ट्स का ओरिजिन हुआ था। फॉर एग्जांपल, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी 1950 में, साइबर क्राइम का कोई भी इंटेंशन था ही नहीं, साइबर क्राइम का कोई नाम था ही नहीं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्राइम्स का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, इंटरनेट रिलेटेड क्राइम्स का कंसेप्ट था ही नहीं, और जो कंप्यूटर कंसेप्ट है ये था ही नहीं। अब हम कहेंगे वो कंसेप्ट्स या वो सब्जेक्ट्स, वो एस्पेक्ट्स जिनका अब यहां पर ओरिजिन होता जा रहा है, वो जो कंसेप्ट्स हैं वो अंडर द डोमेन ऑफ द सेंटर आएंगे और अंडर द हेडिंग रेसिडरी पावर्स। यहां पर अब हमें समझना है कि रेसिडरी पावर्स का मतलब क्या हुआ, कि सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स जो who did not come under any of three lists, वो सब्जेक्ट्स जो इन वाली तीन लिस्ट्स में नहीं आते हैं बट हैव originated by the course of time। लेकिन ये नए कंसेप्ट्स, ये नए सब्जेक्ट्स, इनका ओरिजिन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर और यहां पर जो ज्यूरिसडिक्शन है टू मेक लॉ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। फॉर एग्जांपल, जो रिलेटेड जो इंटरनेट है, जो कंप्यूटर, या हम कहेंगे जो साइबर लॉज हैं, साइबर लॉज ईटीसी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिनका ओरिजिन नहीं हुआ था, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। अब हमने क्या समझा कि इंडिया, ऑल्दो इट इज ए फेडरल कंट्री, बट नो आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन्ड द वर्ड एज फेडरल। अब ओरिजिनली अगर हम बात कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को बनाया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। Later via 73rd and 74th Amendment Act of 1992 with effect from 24th of April 1993, थर्ड टायर और थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जानते हैं, जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाई की गई है कि सेंटर एंड स्टेट किन किन एस्पेक्ट्स पर लेजिस्लेशन ला सकती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जो लेजिस्लेटिव पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, ये स्पेसिफाई किया गया है तीन लिस्ट्स की शक्ल में। और ये थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में दी गई है, जहां पर हमारे पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स रखे गई हैं जो मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, और जिन मैटर्स में हमें यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन चाहिए, यूनिफॉर्म लॉज चाहिए। फॉर एग्जांपल, डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सेंटर डोमेन में आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहां पर लॉ बनाएगी। एट द सेम टाइम जो स्टेट लिस्ट है इसमें वो मैटर्स रखी गई हैं जो मैटर्स ऑफ द स्टेट और लोकल इंटरेस्ट की हों,
और यहां पर आता है पुलिस, यहां पर आता है एग्रीकल्चर, यहां पर आता है इरिगेशन, यहां पर आता है ट्रेड एंड कॉमर्स। इन इश्यूज, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लॉ बनाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती हैं ड्यूरिंग नॉर्मल सिचुएशंस। लेकिन ड्यूरिंग एबनॉर्मल सिचुएशंस वी कैन से व्हेन the state government is suspended, or when there is no election, or when the legislative assembly of any state is dissolved, in that very situation अगर वहां पर नीड आती है लॉ बनाने की स्टेट लिस्ट पर, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। इसका मतलब हुआ कि स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है। नॉर्मल सिचुएशंस में एक्सक्लूसिव है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कहेंगे एबनॉर्मल सिचुएशंस में स्टेट गवर्नमेंट के पास यहां पर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है। उसके बाद हमारा कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों उन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कहलाते हैं। यहां पर एजुकेशन होता है, यहां पर ट्रेड यूनियंस होते हैं, यहां पर फॉरेस्ट होता है, या बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट हो। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के जरिए लेजिस्लेशन लाई जा सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यहां पर याद रखोगे कि दोनों इनके सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर याद रखोगे सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ। इसका मतलब हुआ दोनों सब्जेक्ट्स पर अगर दोनों सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इंप्लीमेंट होगा। इनके स्टेट लॉ अभी प्रोसेस में ही है। उसके बाद कुछ वो सब्जेक्ट्स जिनका ओरिजिन तब नहीं हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी, इनको नाम रखा गया रिसिडरी पावर्स की शक्ल में। मीन्स कि वो सब्जेक्ट्स जो ना ही यूनियन लिस्ट, ना ही स्टेट लिस्ट, ना ही कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन सब्जेक्ट्स को रेसिडरी पावर्स की शक्ल में रखा गया है। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। इसमें इंटरनेट आता है, इसमें कंप्यूटर आता है, या साइबर रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो इसमें आते हैं। यहां पर लेजिस्लेशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए ही लाई जा सकती है। तो अब हमने यहां पर क्या समझा कि ये जो इंडियन फेडरल मॉडल है, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ मोर पावर्स इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप याद रखोगे इंडियन फेडरलिज्म इज आल्सो नोन एज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट can not be changed by the state government, while as the central government can change the demography of a state, can bifurcate a state into two UTs, can bifurcate a state into two states, can make two or more states from a single state, or can change the name of a state by its unilateral action. It is a provision of Indian Constitution under Article 3 of the Indian Constitution, while in it deals with the creation और the admission of new states. अब हमने क्या समझा, जो इंडिया का मॉडल है इसे हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर मॉडल। इस होल्डिंग टुगेदर मॉडल में क्या है, इंडिया में है अनइक्वल पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स कि यहां पर इक्वल पावर्स नहीं है। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिए गई है, क्योंकि यहां पर डिसइंटीग्रेशन वाला मॉडल है, यहां पर होल्डिंग टुगेदर वाला मॉडल है। यहां पर हमने इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं देने, क्योंकि ये जो स्टेट्स थी दे हैड नॉट कंबाइंड टुगेदर बट दे हैव बीन बाइफरकेटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस। तो इसलिए यहां पर अनइक्वल पावर दी गई है। यहां पर हमारा जो मॉडल है वो है होल्डिंग टुगेदर वाला मॉडल। तो पावर शेयरिंग के कंसेप्ट में हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर अनइक्वल पावर्स दी हुई हैं। सेकंड, यहां पर कंसेप्ट है यूनियन टेरिटरीज का। अब जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी हद तक पावर दिए जाते हैं, इससे लेस पावर्स गिवन टू UTs as compared to states।
इंडिया में कुछ टेरिटरीज वो हैं जिनको हम यूनियन टेरिटरीज के नाम से जानते हैं, इनको कम पावर दिए जाते हैं यूटीज को एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के दरमियान डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट और यूटीज के दरमियान डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि दीज यूटीज आर अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट। अब इन यूटीज को यहां पर सेपरेट स्टेट क्यों नहीं बनाया जाता है, या दूसरी स्टेट से इनको मर्ज क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इनकी कुछ डाइवर्सिटीज हैं, इनकी कुछ कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, इनके कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हैं, इनके कुछ एथनिक डिफरेंसेस हैं, जिस वजह से इनको बाकी स्टेट्स के साथ मर्ज नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ये जो यूटीज होती हैं ये स्मॉल टेरिटरीज होती हैं, या हम ये कहेंगे इनकी पॉपुलेशन भी कम होती है, और इनके जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं वो भी बहुत ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से जो स्टेट के अफेयर्स हैं वो इनके जरिए रन नहीं हो सकते हैं। दैट इज वाई इनको यूनियन टेरिटरी की शक्ल में रखा जाता है, अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल्स दीज यूटीज via lieutenant governor appointed by the center government। अब हमने क्या समझा? सेंटर गवर्नमेंट है स्पेशल पावर टू कंट्रोल दीज यूटीज। इन यूटीज को चलाने के लिए सेंटर गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर है।